हेलो दोस्तों। आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग बीपीएससी के जो एडीओ, दरोगा और बिहार बीएसएससी का जो एग्ज़ाम सब होने वाला है, जैसे 12th वाला और ग्रेजुएशन लेवल वाला, उस सब के लिए हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके लिए हम लोग एडुग्रिड करके टेलीग्राम चैनल है जो 90 डे टारगेट सीरीज चला रहा है। ठीक है, इसमें ये लोग 90 डे का 90 चैप्टर 90 सब्जेक्ट वाइज एक प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जिसका हम लोग आज डे 1 करेंगे फिजिक्स का। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको इनको एडुग्रिड का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इनका पीडीएफ मिलेगा, जिसका आपको लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं इनका 90 डे का जो पूरा पीडीएफ है, मैं उसको पूरा हमारे यूट्यूब चैनल में उसको सोल्यूशन करूँगा और उनको समझने जितना क्वेश्चन और आंसर और उसको सोल्यूशन जितना हो सके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो पहला आज का फिजिक्स है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो वो है फैदोमीटर। फैदोमीटर समुद्र की गहराई को कैसे मापता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फैदोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त करते हैं? कौन सा यंत्र है जो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो वो है सोनार। किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का। सोनार ये कैसे लगाता है? तो ध्वनि तरंगों को प्रेषित करके वो इसका पता लगाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो कौन सी राशि सदिश राशि है? तो संवेग राशि एक सदिश राशि है, क्योंकि संवेग में ही दिशा और परिणाम दोनों होता है, पर दाब, ऊर्जा और कार्य में सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कौन सा सही मेल खाता है? मैंने इसमें कौन सा मेल सही नहीं खाता ये खोजना है। तो कौन कौन खाता है? जैसे एनीमोमीटर। एनीमोमीटर वायु का वेग मापता है। एमीटर विद्युत धारा को मापता है। एमीटर विद्युत धारा को मापता है। इसके बाद ट्रैकोमीटर आपका वायु दाब अंतर को नहीं मापता, ये आपका दूरी और कोण को मापता है। जबकि दाब का अंतर जो है वो मैनोमीटर मापता है। और पायरोमीटर तो हम लोग जानते ही हैं, उच्च तापमान। इसका आंसर सी होगा। ट्रैकोमीटर दाब अंतर नहीं मापता है। ट्रैकोमीटर आपका दूरी या कोण को मापता है और दाब का अंतर आपका मोनोमीटर मापता है। अगला, द्रव्यमान में m के कण की गति y=ut प्लस हाफ ए टी जी टी स्क्वायर है। तो दिया गया u अगर प्रारंभिक वेग है तो कण पे लगने वाला बल क्या होगा? कण पे लगने वाला बल क्या होगा? फिर से एक बार, m द्रव्यमान के कण की गति y ut प्लस हाफ ए टी जी टी स्क्वायर में दी गई है, जहाँ u एक प्रारंभिक वेग है, तो कण पे लगने वाला बल क्या होगा? कण पे लगने वाला बल क्या होगा? तो F=mg होगा। क्या होगा? F=mg। यहाँ पे कण का बल हमको निकालना है ना, कण पे लगने वाला बल बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो F=a के जगह पर यहाँ g ले लेंगे। F=mg। न्यूटन के तृतीय नियम का परिणाम निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण का नियम है? तो न्यूटन का जो तृतीय नियम का परिणाम है वो किसके संरक्षण का नियम है? तो वो संवेग संरक्षण का नियम है। वो किसका नियम है? संवेग संरक्षण का नियम है। किसका नियम है? संवेग संरक्षण का नियम है। फिर तीसरा क्वेश्चन, सॉरी 8वां क्वेश्चन, दो वस्तुओं के विलची टक्कर से निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? अगर दो वस्तुओं का विलची टक्कर होता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर होगा संवेग संरक्षित रहता है पर गतिज ऊर्जा नहीं। अगर दो वस्तुओं का अगर टक्कर कर दे, दो वस्तुएं जो विलिचली है, इन इलास्टिक है, उनका टक्कर होता है तो कौन सा होगा? तो संवेग से संरक्षित रहेगा पर गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। 9वां, समान त्वरण को सीधी रेखा में गति करते कण में वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? अगर समान त्वरण में सीधी रेखा में गति करते कण के लिए कौन सा वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्रफल को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? वो दर्शाता है शुद्ध विस्थापन। समझने की कोशिश कीजिएगा आप थोड़ा सा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है समान त्वरण में अगर सीधी रेखा में गति करते कण में वेग समय का ग्राफ नीचे के क्षेत्रफल क्या? अगर समान त्वरण में सीधी रेखा में गति करते कण के लिए वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो शुद्ध विस्थापन को दर्शाता है। शुद्ध विस्थापन को दर्शाता है। निर्वाद पिंड के लिए निम्न में से क्या सत्य है? निर्वाद में पिंड के लिए क्या सत्य है? तो ये समान नियत तुरंत, एक मिनट रुकिए, क्या करा निर्वाद में क्या कहते हैं?
फ्रीली फेलिंग पिंड में निम्न में से क्या सत्य है? तो ये समान नियत तुरंत से चलता है। अगर निर्वात में कोई पिंड के लिए अगर कोई कोई निर्वात है और पिंड के लिए निम्न में से क्या सत्य होगा? फ्रीली फीलिंग के पिंड में क्या सत्य है? तो ये समान नियत तुरंत से चलता है। झील में तैरती स्टील की नाव के लिए विस्थापित जल का भार किसके बराबर होगा? अगर कोई झील में तैरती स्टील की नाव के लिए विस्थापित जल का भार किसके बराबर होता है? तो वो पूरी नाव के भार के बराबर। अगर झील में मान लिया कोई नाव को डाले, जो इससे जल आया, विस्थापित जल जो बाहर गया, उसका भार किसके बराबर होगा? तो पूरी नाव के भार के बराबर होगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। फिर आता है बॉल बेरिंग का उपयोग किसके उपयोग के सैद्धांतिक घर्षण को किसमें बदलने के लिए करते हैं? बॉल बेरिंग का प्रयोग हम लोग सैद्धांतिक घर्षण को किसमें घर्षण में बदलने के लिए करते हैं? तो इसे हम लोग बदलते हैं रोलिंग घर्षण में बदलने के लिए। बॉल बेरिंग का प्रयोग हम लोग सैद्धांतिक घर्षण को किसमें बदलने के लिए करते हैं? बॉल बेरिंग का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, या बॉल बेरिंग का जो हम लोग प्रयोग किए, बॉल बेरिंग का प्रयोग सैद्धांतिक घर्षण किसमें बदलने के लिए करते हैं? तो रोलिंग घर्षण बदलने के लिए। कैसे बदलता है? बॉल बेरिंग जो है वो सैद्धांतिक घर्षण को पहले स्लाइडिंग घर्षण बदलता है, और स्लाइडिंग से ये रोलिंग घर्षण में, जिसमें ऊष्मा की हानि कम हो जाती है और ये रोलिंग घर्षण में बदल जाता है। बॉल बेरिंग का प्रयोग सैद्धांतिक घर्षण को किसमें बदलने के लिए करते हैं? तो रोलिंग घर्षण में बदलने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल से संबंधित, माने ऐसे कौन सा ऐसा ऊर्जा जो परिवर्तन होकर घर्षण बल से संबंधित है? तो कौन सा है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा निकलता है। जो गतिज ऊर्जा है जब वो परिवर्तित होता है, तो गतिज ऊर्जा परिवर्तित, उसमें कुछ कुछ ऊष्मा निकलेगा, तो ऊष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। 14 क्वेश्चन, रक्त परीक्षण के निदान में प्रयोगशाला में कौन सा पृथक्करण तकनीक प्रयोग करते हैं? जो रक्त का हम लोग परीक्षण करते हैं, प्रयोगशाला किसके द्वारा कौन सा पृथक्करण तकनीक का प्रयोग करता है रक्त की जांच करने के लिए? सेंट्रीफ्यूगेशन का। हम लोग का रक्त क्या करता है ना, वो जोर जोर से घुमाता है, उच्च कोणीय वेग में घुमाता है, जिससे क्या होता है, हमारा रक्त का कुछ कुछ पार्ट अलग हो जाता है, जिससे हम लोग उसका परीक्षण कर पाते हैं। उसी को सेंट्रीफ्यूगेशन कहा गया। झूला जब विराम स्थिति में कुछ ऊंचाई तक उठता है, तब क्या होता है? झूला जब विराम स्थिति में कुछ ऊंचाई तक उठता है, तब क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या होता है? झूला जब वो विराम स्थिति से कुछ ऊंचाई के लिए इसको उठाए, तो इसमें क्या हुआ? इसमें गतिज ऊर्जा घट गया और स्थितिज ऊर्जा बढ़ गया, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। तो यहाँ h जैसे से बढ़ रहा है, इसीलिए h बढ़ रहा है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ रहा है और गतिज ऊर्जा घट रहा है। फिर कहता है आवृत्ति f और कोणीय आवृत्ति लेमडा के बीच का सही संबंध क्या होगा? लेमडा बराबर 2πf होगा, आवर्त का रेडियन के द्वारा। सरल आवलक में दोलक के लिए संवेग p और विस्थापन q के बीच का ग्राफ कैसा होगा? तो अंडाकार होगा। सरल आवर्तक के लिए, हार्मोनिक के लिए, दोलक के लिए संवेग p और विस्थापन q के बीच का ग्राफ कैसा होगा? तो अंडाकार होगा। कैसा होगा? अंडाकार होगा। सरल आवर्त गति का वेग और त्वरण के बीच का कालांतर फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगर सरल आवर्त गति का वेग और त्वरण के बीच का कालांतर कितना डिफरेंस में होगा? 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। लोलक का आवर्तकाल अवधि किस पर निर्भर करता है? लोलक का जो आवर्तकाल की अवधि है वो किस पर निर्भर करता है? तो वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लोलक काल की अवधि और लंबाई पे निर्भर करता है। लोलक काल का जो आवर्त और अवधि है, आवर्त काल का जो अवधि, माने कोई लोलक ऐसे जो घूमता है, वो किस पर निर्भर करता है? वो लंबाई पे निर्भर करता है। तभी तो ठंडा के समय में वो घट जाता है, तो उसका तो कम घूमता है। लंबाई के समय गर्मी में वो बढ़ जाता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी घूमता है, धीरे धीरे घूमता है। यदि सरल लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए, यदि सरल लोलक की लंबाई को अगर हम 4 गुना कर दें, यदि सरल लोलक है उसकी लंबाई को हम 4 गुना कर दें, तो दोलन काल पे क्या असर पड़ेगा? तो दोलन काल आरंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा। यदि सरल लोलक को लंबाई को 4 गुना कर दी जाए, तो दोलन काल क्या होगा? आरंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर जूल का मान 1 किलोवाट आवर जूल का मान ऊर्जा 1 किलोवाट ऊर्जा का मान जूल में कितना होगा? 1 किलोवाट जो आवर है उसका जूल में कितना होगा? 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल होगा।
ऊर्जा के बराबर में कौन सा कथन सही है ऊर्जा के लिए? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? जो फ्यूज का सिद्धांत है वो किस पर आधारित होता है? तो वो ऊष्मा की हीटिंग प्रभाव पर आधारित होता है। तब ना जैसे गर्मी होता है तो हमारा फ्यूज गिर जाता है, ऊष्मा का जब हीटिंग प्रभाव आता है। एक विद्युत परिपथ में V वोल्ट और के विभवांतर I और धारा बह रही है। अब प्रतिरोध R है। V और I का गुणनफल VI है, तो किसका प्रतिरोध करेगा ये? किसका प्रतिरोध करेगा ये? तो परिपथ में शक्ति या थर्मल पावर का। क्या करेगा देखिए, एक परिपथ में V वोल्ट के विभवांतर पर I धारा बह रही है। अब प्रतिरोध R है, V और I का गुणनफल VI है, तो ये किसका प्रतिरोध करेगा? परिपथ में शक्ति के थर्मल पावर का। विद्युत इस्त्री का हीटिंग तत्व सामान्यतः किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। एक मायोपिक निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति की लेंस की क्षमता 1.25 डायोप्टर है। इसके लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी? सबसे पहले निकट दृष्टि दोष है तो ये अवतल लेंस लेगा। सबसे पहले तो ये अवतल लेंस लेगा, दो में से कोई एक डायोप्टर बराबर होता है आपका 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ 1.25 है तो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। समतल दर्पण बनाने पे कौन सा कथन सही होगा? तो छवि आभासी बनेगी समतल दर्पण पे। छवि जो होती है आभासी होती है, सीधी होती है और पार्श्व उल्टा बनता है, मतलब दायां हाथ का बायां हाथ दिखता है। समतल दर्पण का आपतन किरण सतह लंब से 40 डिग्री पे गिरता है, तो परावर्तन किरण कितना डिग्री पे गिरेगा? तो कितना डिग्री पे गिरेगा? 80 डिग्री पे गिरेगा। वाहन के रिवर व्यू मिरर में किस रूप का दर्पण का प्रयोग करते हैं? जो वाहनों में जो लोग मोटरसाइकिल और जो कार में जो हम लोग रिवर व्यू में लगाते हैं, किसका लगाते हैं? तो उत्तल दर्पण लगाते हैं। किसका में लगाते हैं? उत्तल दर्पण का। समुद्र की शक्ति के लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? डायोप्टर होती है। एक विद्युत हीटर के सिरों के बीच विभवांतर 220 वोल्ट है, धारा 0.5 एम्पियर है। यदि विभवांतर को घटाकर 120 वोल्ट कर दिया जाए तो धारा कितनी बहेगी? धारा कितनी कहेगी? 0.7 एम्पियर धारा बहेगी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो जनरेटर करता है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो मोटर बदलता है। और यांत्रिक को विद्युत जनरेटर बदलता है। सौर ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा बदला जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो फोटोवोल्टिक सेल, प्रकाशवर्तीय सेल से बदला जाता है। निम्न में से सर्वश्रेष्ठ विद्युत चालक कौन सा है? तो वो चांदी है। सर्वश्रेष्ठ विद्युत चालक कौन है? तो वो चांदी है। शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा क्या होता है? अगर शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा क्या है? तो अचानक बहुत बढ़ जाती है। अचानक क्या होता है? अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो परिपथ में अचानक क्या होता है? अचानक ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है धारा। मिसेस रानी अपनी एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में बदलना चाहती है। उन्हें निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? तो उसे स्प्लिट रिंग प्रकार का कंप्यूरेटर का प्रयोग करना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं निम्न में से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय वृत्त की क्षेत्रों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन कौन सही है पहले देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। ये किसी एक बिंदु से निकल सकती है, सही बात है। वे एक दूसरे को नहीं काटते, ये भी सही है। दोनों ध्रुवों के बीच रेखाओं में बिल्कुल सीधे नहीं होती, सही बात है, सीधी नहीं होती है। ये थोड़ा थोड़ा सा मैंने यहाँ से नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है, तो थोड़ा सीधे नहीं हुई, थोड़ा सा ये अर्ध गोलाकार में होती है। दंड चुंबक के भीतर कई क्षेत्र रेखाएं होती नहीं, कोई क्षेत्र रेखा नहीं होती। दंड चुंबक के भीतर कई क्षेत्र रेखाएं होती है, यहाँ नहीं, गलत है ये। समरूप चुंबकीय क्षेत्र की रेखा एक आयताकार कुंडली के आघूर्ण टॉक पर कब अधिक होती है? क्या रेखा है? अब ये देखिए, कहता है कि एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र रखी हुई एक आयताकार कुंडली के आघूर्ण टॉक पर कब अधिक होगी? जब कुंडली के तल चुंबकीय क्षेत्र पर लंबवत हो। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र पर लंबवत हो। एक कुंडली के भीतर एक कुंडली के भीतर एक कुंडली के भीतर एक कुंडली के भीतर रह रहे चुंबक की गति बढ़ जाएगी, तो कुंडली की विद्युत धारा क्या होगी? अगर एक कुंडली के भीतर अगर चुंबक की गति को बढ़ा देंगे तो कुंडली में विद्युत धारा क्या होगी? विद्युत धारा भी बढ़ेगी, विद्युत धारा भी बढ़ेगी। सोनाराइडर के बारे में कथन दिए गए, सोनाराइडर के बारे में यह कथन दिया गया, हमको बताना है कि कौन सा सही है। तो हमको कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो क्षेत्र सोनाराइडर में प्रति इकाई लंबाई कुंडली की संख्या पर निर्भर करती है, सही बात है। जो क्षेत्र बल का सोनाराइडर में जो प्रति इकाई लंबाई कुंडलियों की संख्या पर निर्भर करती है। क्षेत्र बल धारा पे निर्भर करती है, क्षेत्र बल सोनाराइडर के व्यास पर निर्भर नहीं करती। ये बात गलत है, ये बात गलत है। आगे बढ़ते हैं अब। नहीं करती है, सॉरी,
क्षेत्र बल सोलेनोइडर के व्यास पर भी निर्भर करती है। माने क्षेत्र बल जो सोलेनोइडर के प्रति इकाई लंबाई और कुंडलियों की संख्या पर निर्भर करती है, क्षेत्र बल धारा पर भी निर्भर करती है और क्षेत्र बल सोलेनोइडर के व्यास पर भी निर्भर करती है। रेडियोधर्मिता का प्रयोग किसमें करते हैं? रेडियोधर्मिता का प्रयोग जीएम काउंटर पे करते हैं। जीएम का मतलब होता है गॉगुलर मैनुलर पार्टिक काउंटर पे, जीएम काउंटर पे जो रेडियोधर्मिता को हम लोग मापते हैं वो किसका प्रयोग से मापते हैं? तो जीएम काउंटर के प्रयोग से मापते हैं। यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 किलोवाट विभवांतर से गुजरता है तो प्राप्त ऊर्जा एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जो 1 किलोवाट के विभवांतर से गुजरता है तो प्राप्त ऊर्जा कितना होगा? तो प्राप्त ऊर्जा कितना होगा? 1 गुने 1.6 गुने 10⁻16 जूल। यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जो 1 किलोवाट के विभवांतर से गुजरता है तो प्राप्त ऊर्जा कितना होगा? 1.6 गुने 10⁻−16 जूल होगा। इनमें से कौन सा विकल्प परमाणु घड़ी के कार्य सिद्धांत का सही वर्णन करता है? कौन करता है? तो सीजियम रूबियम परमाणु के अनुनादी प्रवृत्ति में। हम लोग से पूछ रहा है इनमें से कौन सा विकल्प है जो परमाणु घड़ी के कार्य सिद्धांत का सही वर्णन करता है? तो सीजियम रूबियम परमाणु की अनुनादी आवृत्ति का। एक साइक्लोट्रॉन द्रव्यमान m आवेश q वाले कणों को त्वरित करता है और बाहर निकलते ही कण में किसके अनुपाती हो जाती है? तो Q²/m का क्या कहता है? एक साइक्लोन द्रव्यमान जिसका m है, आवेश q है, कणों वाले को त्वरित करता है और बाहर निकलते ही कणों की ऊर्जा किसमें समानुपाती हो जाती है? Q²/m में। इनमें से कौन सा बल प्रकृति में मौलिक है? तो फंडामेंटल बल कौन कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण फंडामेंटल बल है, विद्युत चुंबकीय फंडामेंटल बल है, अब प्रबल और दुर्बल चुंबकीय बल भी फंडामेंटल बल है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। कांच में प्रकाश की वायु की वायु की अपेक्षा कम क्यों होती? कांच में क्या बकर ये देखिए, कहता है कांच में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा कम क्यों होती? क्योंकि वायु का अपर्तनांक कांच में कम होता है। अगर कहता है कांच में प्रकाश की चाल कम क्यों जाती है वायु की अपेक्षा? क्योंकि वायु का अपर्तनांक कांच से कम होता है। वायु का जो अपर्तनांक होता है वो कांच से कम होता है। कहता है मृग तृष्णा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक भ्रम है। ये बात तो सत्य है, मृग तृष्णा जो हम लोग बनता है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण बनता है। ये तो एक भ्रम है, सही बात है। फिर लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी किस सिद्धांत पे कार्य करता है? इलेक्ट्रोम्यूकेनियस सिद्धांत पे कार्य करता है। एलईडी जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? इलेक्ट्रोनिमिकस के सिद्धांत पर कार्य करता है। और सीएफएल का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। इस तरह हमारा पहला सेट खत्म हुआ 50 क्वेश्चन का। जल्दी हम लोग मिलेंगे इसके डे 2 के सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, इनके टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। धन्यवाद।